वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राहुल सिंह है, आपको मैंने बता ही दिया था। तो जैसे कि मैंने ब्लॉग में भी बताया है कि मैं आधुनिक मतलब जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके बारे में बताऊंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ वो आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका कुछ आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। जैसे कि हम यूपीएससी के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें आधुनिक हिस्ट्री पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि मतलब पहले आपको बताता हूँ पूरी। जैसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो या कोई भी प्रकार की हिस्ट्री हो, उसके दरअसल 3 पार्ट होते हैं। मतलब 3 पार्ट उसको टाइम के हिसाब से बांटा गया है कि टाइम में उसके कितने पार्ट। मतलब जैसे अपन अगर भारत की बात करें तो भारत 3 पार्ट में विभाजित है। जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसी प्रकार से जितनी भी हिस्ट्री रहती है उसको टाइम के हिसाब से 3 पार्ट में विभाजित किया जाता है। तो इस वर्ल्ड हिस्ट्री को भी किया गया है टाइम के हिसाब से। तो इसमें है पहले एंशंट यानी कि प्राचीन प्राचीन इतिहास, और एक है मध्यकाल, और एक है आधुनिक। ये 3 तरह के इसके इतिहास हैं, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो हमारे को जो पढ़ाया जाता है मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में यूपीएससी में, या फिर हम जो पढ़ते हैं सिलेबस जहाँ से स्टार्ट है वो मैं आपको बता दूँ, वो सिर्फ इस पर टिका हुआ है, आधुनिक वर्ल्ड हिस्ट्री में। वो क्यों? क्योंकि मध्यकाल और प्राचीन काल इनमें यही चलता रहता है, इधर से इधर ये लड़े, इधर से इधर ये लड़े। पर जो मेन जो मोटिव आता है कि किसी देश ने अपना खुद का विकास कैसे किया या कुछ डेवलपमेंट कैसे किया, वो काम आधुनिक में पता चलता है, जिससे कि कोई बंदा जो पढ़ रहा है उसकी मानसिक स्थिति डेवलप हो। तो अभी जो आज अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे जो दरअसल वर्ल्ड हिस्ट्री में मेन यूरोप का रहता है, क्योंकि सबसे पहले पूर्वज यही है, समझ लो। तो मध्यकाल से अपन आधुनिक काल में कैसे चले गए ये अपन पढ़ते हैं उसमें। आज जो अपन पढ़ेंगे उसके बाद आधुनिक काल चलता रहेगा, मतलब कंप्लीट। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे कि जो मध्यकाल में यूरोप था या यूरोप के देश थे, वो मध्यकाल से शिफ्ट होकर के और आधुनिक काल तक कैसे गए, या मतलब उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया वहाँ के लोगों ने, मतलब क्या क्या उन्होंने प्रयास किए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने को मिलेगी आज। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने पहले बताया यूट्यूब सिर्फ एक हॉबी रहेगी। मैंने अभी एक मेरा रिवीजन भी हो गया, और मैं आपको एक थोड़ा सा बता भी सकता हूँ। तो जैसे कि ये मध्यकाल है ना, और ये आधुनिक काल। तो मध्यकाल में सबसे मेन जो था वहाँ था सामंती व्यवस्था। दरअसल सामंती व्यवस्था, इसका जो भारत में जो मतलब हिंदी अनुवाद किया गया है उसकी बात करें, नहीं तो वहाँ पे कहते हैं उनको फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड मतलब कि सबसे पहले बताता हूँ आपको हुआ क्या है सिस्टम। तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले हुआ क्या। तो दरअसल मध्यकाल से जो आधुनिक काल में परिवर्तित हुए, उस शब्द को कहा गया, एक इन्होंने कहा पुनर्जागरण, कि हमारा पुनर्जागरण हुआ। दरअसल पुनर्जागरण जो है ये एक इसका अर्थ जो होता है वो होता है पुनर्जन्म, और ये एक फ्रांसीसी शब्द है। मतलब फ्रांस जो है वहाँ से, फ्रांस जो देश है वहाँ से आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म जैसे कि पुरानी कल्पना है कि कोई मर के वापस जिंदा होता है, ऐसा कुछ। तो यही कहा गया है कि मतलब जो यूरोप है उसका पुनर्जन्म हुआ। तो उसका पुनर्जन्म कैसे हुआ है? उसका पुनर्जन्म कैसे हुआ है कि जो रोमन साहित्य जो लिखा गया था, मतलब जो रोमन इतिहास था पूरा रोम का। दरअसल यूरोप की अगर अपन हिस्ट्री की बात करें और पीछे जाएँ तो वहाँ पे एक आता है रोमन साम्राज्य। क्या आता है? रोमन साम्राज्य। दरअसल रोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसके टाइम कुछ इतिहास लिखा गया होगा, और उससे मतलब आगे तक चले ही आ रही थी, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चली आ रही थी। उसके बाद उसको नष्ट कर दिया था वहाँ की जनजातियों ने,
ऐसा कुछ हुआ था। मतलब अगर अपन मध्यकाल तक जाए तो, पर अपने उससे कुछ मतलब है नहीं, तो अपन वहाँ जाएंगे नहीं। अब मैं आपको बता दूँ, जो इनके टाइम पे जो साहित्य लिखा गया था, मतलब रोमन काल में जो साहित्य लिखा गया था, उसको उन्होंने वापस से पढ़ा। क्या गया, जो साहित्य था, या आप एक टाइप से नहीं कह सकते इतिहास, वहाँ का जो इतिहास था उसको उन्होंने वापस से पढ़ा और देखा कि क्या क्या चीज़ें हमारे काम की, और दरअसल असलियत है क्या, हमको जो गुमराह किया जा रहा है या फिर कुछ भी किया जा रहा है, तो असलियत है क्या। उन्होंने ये चीज़ ढूंढने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने पढ़ा और उस चीज़ को वापस से पढ़ाया। पहले अध्ययन किया, अध्ययन, और उसके बाद उनको अध्यापन करवाया। जो वहाँ के लोग थे देश की, मतलब कुछ कुछ मेन विद्वान हैं जिन्होंने अध्ययन किया और उनको वापस से पढ़ाया उस चीज़ को। अब जैसे अपने जो लिखा हुआ ही, उसने उसको ठोका, उसने उसको ठोका, और यही पढ़ाते आ रहे और पढ़ना ही है। तो छोड़ो ऐसी बातें, मतलब ये यूरोप का है, यूरोप का इतिहास है, जिसको वापस से उन्होंने अध्ययन किया और वापस से अध्ययन करवाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे मेन सिस्टम क्या चल रहा था मध्यकाल में। तो मध्यकाल में मेन सिस्टम ये चल रहा था कि वहाँ पे मतलब जो शासन था, पहले राजतंत्र ही चलता था। तो राजतंत्र में एक सिस्टम था वहाँ पे, सामंती व्यवस्था। क्या था, सामंती व्यवस्था। अब ये सामंती व्यवस्था काम कैसे करती थी, तो जैसे एक होती है केंद्रीकृत। क्या होती है, केंद्रीकृत, मतलब एक तो व्यवस्था हो गई कि केंद्र से अपने, जैसे भारत में गवर्नमेंट चल रही केंद्र सरकार बीजेपी की, तो केंद्र सरकार से ये आता है, बजट पेश होता है, उसके बाद सब राज्यों को थोड़ा थोड़ा मिल जाता है खाने पीने को, वो उसके बाद वो काम करते हैं उस हिसाब से। और एक होती है विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब ये है कि सब राज्य अपने अपने हिसाब से कमाओ, अपने अपने हिसाब से खाओ, और थोड़ा थोड़ा केंद्र सरकार को दे दो, और उन पे थोड़ा बहुत बस मालिकाना हक केंद्र सरकार का। ऐसा सिस्टम होता है विकेंद्रीकृत। तो उस टाइम पे जो राजतंत्र था उसमें चलती थी विकेंद्रीकृत सरकार। और विकेंद्रीकृत सरकार की चलती थी, आपको ये भी बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैठा है शासक, कोई भी शासक है XYZ, कोई भी मान सकते हैं। इस शासक के नीचे एक सामंत होगा। क्या होगा, एक सामंत होगा इसके नीचे, वो उसको कहेगा कि भाई अपने देख ले कुछ, है ना। तो सामंत क्या करेगा, मतलब इसको ये ज़मीन देगा, इसको पूरा देश दे देगा ये। जैसे माना कि भारत है, तो प्रधानमंत्री जी ने किसी को रखा और बोला कि पूरा देश दे दिया कि तू इसमें से इसको चला, और जो भी खाने पीने को मिले कमा के दे। मैंने मतलब खाने पीने से हमारा मतलब है पैसा, तो जो भी गुजरता है कमा इसमें। अब वो सामंत क्या करेगा, वो उप सामंत रखेगा, भाई उसको भी तो अधिकार रखा मिला है, कुछ भी कर सकता है, वो उप सामंत रखेगा। उप सामंत नहीं, महासामंत रखेगा। वो क्या रखेगा, महासामंत। एक सेकेंड सॉरी। जब वो जो रहेगा शासक, वो कहेगा महासामंत को, महासामंत हो गया। और वो जो सामंत है वो कहेगा सामंत को, और वो सामंत फिर रखेगा अपने नीचे उप सामंत। क्या रखेगा, उप सामंत। और उप सामंतों को कहेगा कि ये तुम्हारा एरिया है, जैसे मान लिया ये 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, ये पूरा देश है, तो इसने बांट दिया उप सामंतों में, ये तेरा एरिया है, यहाँ तू शासन कर, और जो भी तेरे को मिले वो ला के मेरे को दे देना। ऐसे ही दूसरे को बांट दिया, ऐसे तीसरे को बांट दिया, ऐसे चौथे को बांट दिया। अब क्या होगा कि ये जैसे उप सामंत ये अपनी सेना रखेंगे, सेना के साथ साथ और भी बहुत सारे जो जो ज़रूरत पड़ेगी वो रखेंगे, उसके बाद कमाएंगे, और जो सेना का पैसा है वो सेना को दे देंगे। मतलब सेना का जो वेतन है वो दरअसल ये ज़्यादातर तो जैसे मेन अधिकारी जो है अपने, जैसे हेड जो है सेना का सूबेदार, उसको छोटा सा टुकड़ा दे देंगे, जैसे बीघा 2 बीघा दे दी कि ये तू रख ले, तूने बहुत बढ़िया काम किया, वहाँ लड़ा था, तुम वहाँ जीता था। तो ऐसे करके और ये सेना में बांट देते थे ज़मीन। और ये सामंत आपस में भी लड़ते थे कभी, वो भी मैं बताऊँगा आगे। अब बांट दी। अब मेरी बात सुनिए, ये जो सेना का अधिकारी है
इसको वेतन कौन दे रहा है? इसको वेतन दे रहा है उपसामंत। तो इसको थोड़ी फर्क पड़ता है कि कौन शासक है कौन महासामंत है, इसको कुछ मतलब नहीं। इसको मतलब है सिर्फ अपने वेतन से और इसका जो पेट पाल रहा है, मतलब मेन तरीके से उपसामंत आप समझ रहे होंगे कि इसको जो सेना का अधिकारी है यहाँ पे, इसको वेतन दे रहा है उपसामंत, क्योंकि इसके अधीन है सारी जमीन। तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि शासक कौन है, महासामंत कौन है, कुछ नहीं है, ये इसके प्रति वफादार रहेगा। तो ये प्रणाली मतलब कि ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी, मतलब ज़्यादा सुदृढ़ शासक, मतलब एकदम कंप्लीट शासन जो चलता था सटीक तरीके से, जो अपने मोदी जी चलाते उस तरह से इनसे नहीं चल पा रहा था। जैसे आगे बताता हूँ आपको। अब क्या हुआ, ये चल ही रहा था। अब वो बीच में सामंत वामंत खाते रहते थे, पीते रहते थे, और इनका काम चल ही रहा था, मतलब कोई दिक्कत आगे। अब क्या हुआ कि इसी सिस्टम में दो प्रणाली आती है। एक प्रणाली आती है आपकी मेनर प्रणाली। कौन सी? मेनर प्रणाली। और एक आती है आपकी गिल्ड प्रणाली। गिल्ड प्रणाली। अब जैसे इन दोनों को आपको मैं बताता हूँ क्या सिस्टम है, मेनर प्रणाली और गिल्ड प्रणाली। अब मेन अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? मेन अर्थव्यवस्था चलती है आपके पास जो संसाधन है या आपका जो शासन है उससे, उसमें मेन फैक्टर रहता है एक व्यापार, जो आज के ज़माने में उस टाइम से चलता आ रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 1000 से 12-13 ईस्वी की। उस टाइम पे भी व्यापार वाणिज्य ही मेन ये था। अब मेन व्यापार वाणिज्य, और एक इनके पास उस टाइम पे इतना औद्योगिकरण नहीं था, तो कृषि मेन था। तो ये जो मेनर प्रणाली थी आपकी, ये आई थी कृषि के क्षेत्र में। कई क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। और ये जो गिल्ड प्रणाली आई थी आपके व्यापार के क्षेत्र में। दो बड़े क्षेत्र हो, एक कृषि एक व्यापार। अब देखिए होता क्या होती थी मेनर प्रणाली और क्या होती थी गिल्ड प्रणाली, ये बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे रहते थे सामंत। अब सारी जायदाद और ये तो सामंत के कब्जे में। जैसे ये दो सामंत हो गए, ये एक सामंत हो गया, ये वाई सामंत हो गया, है ना। इसके पास ये पूरा भूमि का टुकड़ा है मान लीजिए, है ना। और इसके पास भी ये भूमि का टुकड़ा है ना। अब मान लीजिए इसके पास ज़्यादा ज़मीन है वाई वाले के पास, और एक्स वाले के पास थोड़ी कम ज़मीन है। तो ये क्या करते थे, आपस में लड़ लेते थे। आपस में लड़ लिया मतलब ये इसकी सेना को बोलेगा, जो भी उपसामंत है उनको बोलेगा कि इस पर आक्रमण करो, तो वो सारे उनकी सेना को ये करेंगे इकट्ठा और इस पर आक्रमण करेंगे। अब मान लिया इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला जो है इन्होंने जीत लिया, तो ये इनके कब्जे में हो जाएगा, इनके कब्जे में हो गया। अब ये यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो किसान है या फिर जो मजदूर है, लोहार बढ़ई, जो भी थे, शिल्पकार, कुछ भी हो, उनको ये बोलते थे साले, अपने तो कुछ मतलब नहीं ऐसे गालियाँ देने से। उनको जो सामंत थे ये बोलते थे तुम हमको कर दो। क्यों भाई? क्योंकि तुम दूसरों की ज़मीन और हमने तुमको जीता है, हमको कर दो। तो उनसे टैक्स भी वसूलते थे। उनसे टैक्स वसूल लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो ज़मीन है, ज़मीन तो पूरी इनकी होगी, इनकी बाप दादा की, जैसे जीता है इन्होंने तो इनकी होगी। अब इस ज़मीन पे ये क्या करवाते थे, इनको बोलते थे कि तुम हमारे यहाँ खेती करो। खेती भी करवाते थे, और खेती मतलब मजदूरी करवाते थे कुल मिला के, और उनको पैसा भी देते थे, और कह देते थे कि ये तुम्हारे यहाँ रहने का किराया है, और यहाँ रहोगे तो ये काम करना पड़ेगा। उनको भागने भी नहीं दिया जाता था, बेचारे फंस जाते थे। अब ये सामंत, इसके क्या फ़र्क पड़ रहा, ये 90% हिस्सा है, 10% चला के क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बीच में वो किसान मजदूर मरता था, हर बार वो होता है, ये कोई भी हो किसान मजदूरी मरता है, ठीक है। ये आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी। मैंने आपको समझा दिया एक बार, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप वापस मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट में, कुछ भी।
इसमें हाँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली। तो इन्होंने कर दिया, अब ये हो गई ख़त्म, है ना। अब यूरोप में एक ये चलता है, मतलब जैसे अपने इधर तो डायरेक्ट हिंदी अनुवाद कर देते हैं, इसको बोलते हैं गुलाबों की लड़ाई। गुलाबों की लड़ाई मतलब छोटे मोटे युद्ध लड़ते रहते थे वो, गुलाबों की लड़ाई। इस गुलाबों की लड़ाई को अगर वहाँ इंग्लिश में अनुवाद करें तो वॉर ऑफ रोज, वॉर फॉर रोज। वॉर फॉर रोज का मतलब है कि वो गुलाब के पौधों के लिए लड़ते थे। अब ये लड़ाई अपने क्या मतलब है, लड़ते रहते साल अपने ऊपर, मतलब। अब एक और प्रणाली बची, यील्ड प्रणाली। यील्ड प्रणाली जैसे मैंने आपको बताया था व्यापार के लिए थी मेन। तो ये जो व्यापार, जैसे व्यापार में क्या हो गया, इस प्रणाली में धीरे धीरे विकास होता है, जैसे 10-15 साल 20 साल के बाद चेंज आते रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे कोई व्यापार संघ है, जैसे मान लीजिए अभी अपने अंबानी का एक ग्रुप है जियो, और 2-3 ग्रुप और ऐसे मान लो एयरटेल सिम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 2-3 और ग्रुप मान लो अंबुजा सीमेंट, और भी बहुत सारे ब्रांड मान लो। तो अपन मान लेते हैं X Y Z A B, कुछ भी 5 ग्रुप है, ठीक है। ये 5 ग्रुप है, तो इस ग्रुप में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए इसमें 1000-500 जितने भी लोग हैं, 2 लाख 3 लाख जितने भी लोग हैं, उन सबका इन्होंने एक अलग ही शासन व्यवस्था बना रखी थी। मतलब इनमें एक शासक होता था, है ना। उसके बाद व्यापार के नियम इनके अलग, इनका व्यापार कैसे होगा वो नियम इनके अलग चलते थे। उसके बाद व्यापार हो रहा कोई बात नहीं, इन्होंने खुद की न्यायपालिका बना रखी थी। मतलब कि ये खुद इंसाफ भी करते थे भाई, कि हम इंसाफ करेंगे, मतलब किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसका भी इंसाफ करते थे और बिल्कुल सही करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये इंसाफ करने का भी इन्होंने सिस्टम बना रखा, तो ऐसे हर एक ग्रुप में बना रखा था। अब मेरे बात सुनिए, हर कोई ग्रुप अपना अपना सिस्टम चलाएगा। इससे ये प्रणाली भी दूर दूर तक नहीं जा पाई। मतलब दूरों के जो क्षेत्र थे दूर, मतलब मान लीजिए आप इंडिया में रह करके अगर ऐसी प्रणाली चलाते हैं तो इससे आप अमेरिका या फिर आसपास कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान या बांग्लादेश इधर कर सकते हैं। पर दूर के क्षेत्र जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इनमें जा कर के आप व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रुप अपना अलग नियम चलाएगा, दूसरा वाला अपना नियम चलाएगा, इससे तो होगा। फिर भी चल रहा था मतलब सिस्टम। अब ये जो था ना गिल्ड प्रणाली, ये आगे चल के जो अपनी ग्राम व्यवस्था बन पड़ती, ग्राम व्यवस्था का मतलब है कि जो आज के टाइम पे जो गाँव बसे हुए हैं उस टाइप से, कि अभी भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे मतलब पंचायत लगती है, वहाँ का हिसाब किताब वही करते हैं, वहाँ के लिए वहाँ के चलते हैं। जैसे कुछ सामाजिक गतिविधि हुई तो उसमें सब आएंगे। उसके बाद किसी ने कुछ कर दिया इधर उधर, अफेयर का मामला 14 फरवरी को, उसके लिए अलग नियम है, उसको गाँव बाहर कर देंगे, जाति बाहर कर देंगे। तो ये बताया जाता है कि इस गिल्ड प्रणाली का आगे चल करके ग्राम व्यवस्था में तब्दील हो गई है गिल्ड व्यवस्था। तो हो सकता है क्योंकि आज भी गाँव में नहीं चलता है, पर हुई भी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ सामंतवादी जो मूल्य पद्धति थी उसका मतलब क्या था। मतलब सामंतवादी व्यवस्था थी क्या एक टाइप से। तो सामंतवादी व्यवस्था मैंने आपको बताई थी, है ना। सामंतवादी व्यवस्था उसमें क्या होता था कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि इससे जो अमीर वर्ग था वो खाता भी था, मतलब पैसे, जैसे उससे कर ले लिया, इससे कर ले लिया, इससे ले लिया, मतलब टैक्स ले लेके वो नहीं जमा करता है। तो इसमें 2 वर्ग विभाजित हो गए। एक तो हो गया अमीर, मतलब उच्च वर्ग, और एक हो गया आपका निम्न वर्ग। निम्न वर्ग जो बेचारा गरीब ही हो, क्योंकि हर बार ये होता है कि जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है और जो अमीर है वो अमीर ही रह जाता है, अमीर होता ही जाता है। क्योंकि देखना आप अगर
मुकेश अंबानी है ना, तो उसकी पिछले साल की तुलना में नेटवर्थ घटती नहीं है 10-5 रुपये भी। पर जो बेचारा गरीब है ना, उसके अगर पिछले साल 1 ट्राली गेहूँ हुए ना, तो इस बार आधी ही होंगी, या फिर 1 ट्राली हो रहे हैं तो थोड़े बहुत कम ज़्यादा ही होंगे, उसके नहीं बढ़ते हैं बेचारे के। यही होता है। और भाव पिछले साल की तुलना में थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे या थोड़ा बहुत घट जाएंगे, तो उस पर वो टैक्स लगा देंगे कि देंगे ये टैक्स वो टैक्स वो टैक्स वो सब दे दो। अब एक और नई स्कीम चला दी, गरीब बेचारा पीता करता क्या है, नशा क्या करता है, करता तो बस वो बीड़ी सिगरेट ही, तो उस पर टैक्स ठोक दी। और अमीर है तो वो लेते हैं वाइन वोडका वोडका कुछ भी, तो ब्रिटेन से इनसे डील कर ली, वो वाइन सस्ते आएगी। आप समझ नहीं पा रहे हैं, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। तो अपन पढ़ रहे थे सामंतवादी व्यवस्था। अब इसमें मतलब क्या होता था कि जैसे ये एक व्यवस्था चल रही है, तो इसमें एक उच्च वर्ग बन गया, एक निम्न वर्ग बन गया। अब इसी टाइम पे जो अगर अपन महिलाओं की बात करें, उनकी मतलब स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अगर अपन मध्यकाल या फिर उससे और पहले प्राचीन में जाएँ, तो महिलाओं की स्थिति एकदम ठीक ठाक थी, मतलब उनको कुछ अहमियत दी जाती थी। लेकिन इस टाइम तक आते आते महिलाओं की स्थिति बिल्कुल डाउन चली गई। उनको केवल मैं बताऊँ तो सेक्स और कुछ काम के लिए समझा गया, मतलब बस आनंद और भोग की वस्तु थी वो, कि बस महिला और कुछ नहीं कर सकती, उसके साथ सेक्स करो और खाना वाना बना के खाओ, बस और कुछ करने का मतलब घर से बाहर, ज़्यादातर तो घर से बाहर भी निकलना जरूरत, फिर भी यही समझा जाता था। अब इसी में अपन एक बात करते हैं कि देखो, जो अपन चीज़ पढ़ते हैं ना, उसका सिंपल सा एक सिस्टम निकाला करो, उसकी सामाजिक व्यवस्था, ये मैं इस टॉपिक में बता रहा हूँ, अलग से बताऊँ। उसकी सामाजिक व्यवस्था पढ़ो, उसकी धार्मिक व्यवस्था पढ़ो, उसकी आर्थिक व्यवस्था पढ़ो, और उसकी एक राजनीतिक व्यवस्था पढ़ो। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, मान लीजिए मैं किसी भी टॉपिक को नहीं कहूँगा, हिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हो, तो ये 4 चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें, तो आप उसको मतलब मैक्सिमम 90 से 95% पार्ट कवर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो अपन ने शायद आज अभी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी। अब मैं आपको बताता हूँ कि धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। धार्मिक व्यवस्था का मतलब है कि अपने यहाँ चलते हैं पंडित, और इस्लाम में चलते हैं वो मेरे को पता भी नहीं इस्लाम में, और सिखों में चलते हैं गुरु तेग बहादुर वगैरह वगैरह, आई डोंट नो अबाउट दिस। अपने यहाँ चलते हैं पंडित। मैं धार्मिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा ज्ञान है। तो उस टाइम पे उनके वहाँ जो यूरोप में मेन तो होता है पादरी मतलब ईसाई धर्म में जो पंडित होता है उसको पादरी कहते हैं, जो वो चर्च वर्च संभालता है उसको पादरी कहते हैं, ठीक है पादरी। और अपने यहाँ जो होता है मतलब अपने हिंदू धर्म का जो हेड होता है, मतलब जो मेन पंडित है इनका जो हेड होता है वो शंकराचार्य कहते हैं। तो अपने यहाँ 4 शंकराचार्य, कितने 4 शंकराचार्य। और अपने यहाँ शंकराचार्य होते हैं, इससे इनके यहाँ होता है पोप। क्या होता है पोप। और ये जो धार्मिक व्यवस्था है, मतलब क्या हुआ था कि जब ईसाई मतलब इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था, तो इन्होंने जो ये था ईसाई धर्म, इस पर प्रहार किया था। तो इन्होंने खुद की रक्षा के लिए मतलब धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने एक ये बनाया साम्राज्य, जिसको कहा जाता है पवित्र रोमन साम्राज्य, होली रोमन एम्पायर, ऐसा कुछ कहा जाता है। इन्होंने ये बनाया था कि अपने धर्म की रक्षा की जाए। और जो मतलब इस्लाम था उसने इनके खिलाफ जो संघर्ष किया उसको कहा जाता है जिहाद, शायद हाँ जिहाद ही कहा जाता है। जो धर्म के खिलाफ जो संघर्ष होता है उसको जिहाद कहा जाता है, मतलब धर्म के समर्थ में, है ना। तो अपने यहाँ शंकराचार्य होता है, सिमिलर होता है पोप। अब उस पोप को वो जो पवित्र रोमन साम्राज्य था उसका संरक्षण प्राप्त था,
उसका संरक्षण कैसे प्राप्त था, यानी कि वो जो पोप था वो एक तरह से क्या करता था कि जो ईसाई थे, गरीब, इस हर धर्म में रहता है गरीब, और ये जो आके यूरोप वाले और भारत में आके कह रहे थे कि तुम ऐसे हो वैसे, तुम्हारा धर्म में ऐसे चलता है वैसे चलता है, ऐसा कुछ नहीं। इनके धर्म में अपन धर्म से 100 गुना ज़्यादा बुराइयाँ थी। अब देखो क्या होता है, ये जो थे अपने पादरी वर्ग, ये क्या करता था, ये जो ईसाई लोग थे गरीब दुबड़े पितरा जो भी, उनसे एक टाइप का कर लेता था और उस कर को पोप तक पहुँचाता था। अब पोप यूँ तो बड़ा शाना था, पर ये कर का उपयोग उसने बहुत कम किया। मतलब मान लीजिए 100 रुपये आए तो उसने 10 रुपये सदुपयोग में लगाए और 90 रुपये अय्याशी में, हाँ अय्याशी में लगाए उसने 90 रुपये उसने अय्याशी में निकाल दिए। अब अगर ऐसी व्यवस्था इनकी थी तो इनको क्या अधिकार है कि ये आके अपन को कहे कि तुम ऐसे हो वैसे हो, ऐसा कुछ नहीं। इनकी स्थिति अपन से भी ज़्यादा खराब थी। अब ये क्या करता था, जो कर वसूलता था, मतलब उस कर को कहते हैं टाइथ कर वसूलता था। अब इस कर को धर्म के नाम पे वसूलता था, बेचारे दे देते लोग। अब एक था रूढ़िवादी तर्कशास्त्र मतलब ये सामंत काल चलता रहा था, मध्यकाल से मैंने आपको बताया पीछे। तो वो जो तर्कशास्त्र चलता था उसका मतलब ये था कि वो बाहर से तो बहुत बढ़िया नजर आता था कि हाँ यार समझदार लोगों का ग्रुप है और भी बहुत कुछ तर्क चलता है इसमें, पर उसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए ना तो एकदम बेकार चीज़ जैसे कि उसमें बताया गया था महिलाओं को कुछ नहीं अधिकार है, महिलाओं को कुछ करने का अधिकार है ही नहीं, और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें उसमें बताई गई थी। अब अगर ऐसी चीज़ें चलेगी, इनके धर्म में ऐसी चीज़ें चल रही थी, आके अपने को बता रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कुछ मतलब आएगा नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं। मेरे को भी और पढ़ना है क्योंकि मैं अगर इतना टाइम इसको दूंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।